अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुज़िश्ता रोज़ निसफ़ शब का वक्त था कि एक इंतहाई अहम तरीन शख्सियत ने इस्लामाबाद में सरेंडर कर दिया। वो सरेंडर क्या था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस प्रोग्राम में ये आपके साथ शेयर करेंगे और फिर ये भी शेयर करेंगे कि लगता है कि जो इन इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को मैंडेट मिला था, वो शिड़िंग होता जा रहा है, रिवर्स होता जा रहा है। ये क्या मामला है, इस पे भी बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान हैं नाराज़, लेकिन लगता है कि अब उनको कोई मज़ीद नाराज़ नहीं रहने देगा। और कुछ बात करेंगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो ख़वातीन सियासत में हैं, उस हवाले से। और पहले हम सबसे बात कर लेते हैं पंजाब की काबीना के हवाले से, क्योंकि पंजाब की काबीना के हमने आपको नाम गुज़िश्ता रोज़ बताए थे अपने व्लॉग में कि कौन कौन से लोग हैं और पहले मरहले में कौन हलफ उठा रहा है, कितने रुकनों की काबीना होगी, कौन कौन होगा उसमें, वो हमने आपके साथ शेयर किया था। अभी हम आपके साथ कुछ और तफसीलात भी शेयर करते हैं। और ये जनाब पता चला है कि जो पंजाब में काबीना में जो लोग शामिल हो रहे हैं, उनके कुछ मुतवक्को कलमदान भी हैं। एक कलमदान जो मुतवक्को है वो परवेज़ रशीद साहब के हवाले से है। परवेज़ रशीद साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े पुराने कारकुन हैं और वज़ीर इत्तलात भी रहे वफाकी, और आपको पता है बड़ी मतनाज़ा शख्सियत रहे। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी साहबज़ादी मरीम नवाज़ शरीफ की जो सियासी तरबियत है, उसके लिए परवेज़ रशीद साहब को मुंतखब किया था। सो वो दिन है और आज का दिन है। मरीम नवाज़ शरीफ हुकूमत में हों, अपोजिशन में हों, कोई जलसा हो, जुलूस हो, रैली हो, कहीं पे भी ट्रैवलिंग हो, तो हर जगह पे परवेज़ रशीद साहब जो हैं उनके सियासी अतालीक के तौर पर उनके साथ होते हैं। और अब ज़राए का ये कहना कि ये फ़ैसला किया गया है कि अब जबकि मरीम नवाज़ शरीफ वज़ीर आला पंजाब बन चुकी हैं, तब भी परवेज़ रशीद साहब की जो उनको रहनुमाई है वो मुयस्सर रहेगी। और परवेज़ रशीद साहब जो इतलात आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि शायद मुशीर इतलात के तौर पर हुकूमत पंजाब को और मरीम नवाज़ शरीफ को ज्वाइन करेंगे। जबकि मरीम औरंगज़ेब के बारे में ये पता चला है कि वो वज़ीर दाखिला और बल्दियात का कलमदान उनको मिल सकता है। अमली तौर पे तो शायद वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही होंगी, क्योंकि वो जितने करीब हैं मरीम नवाज़ शरीफ से और नवाज़ शरीफ साहब से, उससे उसके तहत देखा जाए तो वो विफाक छोड़ के यहाँ पर इनके पास आ रही हैं। तो असल में तो वो उनके पास इख्तियारात होंगे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर वाले ही होंगे। लेकिन उनको ये पता चला है कि जो कलमदान दिया जा रहा है वज़ीर दाखिला और बल्दियात का दिया जा रहा है। इस तरह अज़मा जाहिद बुखारी साहिबा जो हैं उनके बारे में पता चला है कि वज़ीर खुराक व ज़राअत का कलमदान उनको दिया जा रहा है। जबकि इससे पहले कुछ ऐसी खबरें आती कि शायद अज़मा जाहिद बुखारी को इत्तलात का कलमदान दिया जाए या तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब का दिया जाए। मुमकिन है तर्जुमान वो भी रहें, लेकिन बहरहाल ये अभी तक की जो खबरें हैं ये आपके साथ हम शेयर करें। फिर मुश्ताक सखेरा साहब हैं जी, रिटायर्ड एक आला ओहदे से पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के रिटायर हुए हैं। उनके बारे में पता चला कि उनको मुशीर बनाया जा रहा है कानून और इंसाफ का। जबकि मुश्तबा शुजार रहमान के बारे में ये पता चला है कि उनको वज़ारत तालीम का कलमदान दिया जाएगा। ख्वाजा इमरान नज़ीर को वज़ारत सेहत का कलमदान दिया जाएगा। सुहेल शौकत भट्ट को वज़ारत मवासलात व तामीरात का कलमदान दिया जाएगा। और फैसल खोखर को वज़ीर खेल और अमूर नौजवानान का कलमदान मिलेगा। जबकि मलिक गज़नफ़र अब्बास छीना को वज़ीर जेल खाना जात का कलमदान मिलेगा। और जो चौधरी शाफ़े हुसैन हैं उनको सनत व तिजारत, शेर अली गोरचानी को जंगलात, अहमद लगारी को लाइव स्टॉक, अयूब गादी को सोशल वेलफेयर और बैतुल माल, और बिलाल यासीन को मेहनत व इफ़रादी क़ुव्वत का कलमदान मिलेगा। ये अब तक की खबरें हैं जी। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि हलफ उठाने तक और बल्कि हलफ उठाने के बाद तक भी बाज़ औक़ात ये कलमदानों में रद्द बदल होते रहते हैं। तो ये आपको जो मैं ख़बर दे रहा हूँ ये अब तक की है, आज तक की है। इसके बाद शाम को क्या होता है, अगले दिन क्या होता है, ये सियासत है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या हो जाए, लेकिन अब तक ये नाम है। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर वो भी आपके साथ चलते चलते शेयर कर दें। जैसे परवेज़ रशीद साहब भी बहुत सारे हलकों को ज़रा अच्छे नहीं लगते, मरहूम मशाहदुल्लाह भी नहीं अच्छे लगते थे, इसी तरह इसहाक डार साहब भी बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छे लगते। तो इस बार ऐसी खबरें सुनने में आ रही थी कि जो वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी उसमें शायद इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना ना हों। और अभी जो इतलात हैं हमारे पास वो ये हैं कि जो इसहाक डार साहब हैं शायद वो ज्वाइन करेंगे एज़ ए वज़ीर ख़ारजा।
तो वजारत ख़ारजा के लिए भी वैसे इसहाक डार साहब एक अच्छी चॉइस हो सकती हैं, एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, और वैसे भी वो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ओवरसीयर है उस चैप्टर के वो सरबराह हैं, तो इस वजह से भी शायद वो वजारत ख़ारजा उनको ज़्यादा सूट करती होगी। बहरहाल वजारत ख़जाना के बाद अगर कोई उनको वजारत जो है वो अपने वेटेज के हिसाब से अच्छी लगती है तो शायद वो वजारत ख़ारजा ही बनती थी। आगे बढ़ते हैं जी। हमने जो आपसे बात की कि पंजाब और केपी में जो सियासत में जो औरत है वो उस वक्त इसकी हर तरफ बल्ले बल्ले हो रही है। बल्ले बल्ले कैसे हो रही है कि मरीम नवाज शरीफ जो हैं वो जब से उन्होंने हलफ उठाया है, अभी तो 2-2.5 दिन ही हुए हैं, लेकिन इन 2-2.5 दिनों में काफ़ी वो एक्टिव भी जा रही हैं, काफ़ी मौसर भी नज़र आ रही हैं, और मौसर उनका होना ही यकीनी बात है कि पंजाब के अवाम के लिए भी बेहतर होगा, और मुस्लिम लीग नून को बतौर पार्टी अगर सर्वाइव करना है आगे तो वो उसके लिए भी बड़ा ज़्यादा इसका इन्हिसार मरीम नवाज शरीफ के ऊपर है। तो मरीम नवाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ दौरे वगैरह किए, मियाँ हॉस्पिटल में भी गई और मुख्तलिफ उन्होंने सरकारी इजलास भी किए, लेकिन जो उनका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक जस्चर सामने आया वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाहौर के उसका जो उनका मॉनिटरिंग रूम था उसके विज़िट पे था। वो अचानक वहाँ पे गई थी अब वज़ीर आला अचानक भी जाए तो फिर इंतज़ामिया और पुलिस को पता तो चल ही जाता है, वो वायरलेस चल जाती है, कॉल चल जाती है, तो पहुंच जाते हैं। तो आईजी भी पहुंच गए, सीसीपीओ लाहौर भी पहुंच गए, और वो जो उस सेफ सिटी प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं डीआईजी वो भी मौजूद थे। तो वहाँ पे मरीम नवाज शरीफ ने जो नहीं है वो देखा वो सारा सेटअप सिस्टम, और उसके बाद वो एक दो तीन जो कांस्टेबल ख़वातीन थी वो कुछ काम कर रही थी, तो वो मरीम उनके पास गई, तो वो जो बच्ची बैठी हुई थी कांस्टेबल, वो थोड़ी सी लाजिम बात है कांस्टेबल बैठी काम करी, वो अचानक उसके पास एक शख्सियत आगे खड़ी और पता चले कि जी वो मतलब चीफ मिनिस्टर है, तो लाजिम बात है वो पजल हो जाती है। तो मरीम ने उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा कि जी बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप तसल्ली से जो भी बात है आप मुझे बताओ। तो मरीम नवाज शरीफ ने उस बच्ची से कुछ सवालात पूछने शुरू किए मॉनिटरिंग कैमरों के वाले से कि आप कैसे मॉनिटर करती हैं, आप किस वाले सेक्शन को देखती हैं, इस किस्म की चीज़ें वो बच्ची। अच्छा वो दिलचस्प बात है कि अगर आप वो पूरी वीडियो देखेंगे किसी वक्त, सोशल मीडिया मौजूद है 2.5-3 मिनट की, तो उसमें वो बच्ची बड़े कॉन्फिडेंस से बता रही है मरीम नवाज शरीफ साहबा को कि जी ये इस तरह, और शायद उसकी वजह ये थी कि जब बात शुरू करने से पहले ही उसको उन्होंने कह दिया था कि आप घबराएं नहीं। अच्छा जब वो चूँकि बाहिजाब बच्ची थी, सर पे उसके दुपट्टा था, तो दौरान गुफ्तगू जब वो चीफ मिनिस्टर को ब्रीफिंग दे रही थी और चीफ मिनिस्टर उसकी कंधे के पीछे खड़ी हुई थी, तो उस वक़्त उसके सर से उसका दुपट्टा सिरक गया। तो अब वो इतने सारे मर्द हज़रात वहाँ पे मौजूद थे और एक खातून जो पर्दा करती है उसके लिए बड़ी एम्बैरसिंग पोजीशन होती है कि वो उस ब्रीफिंग से भी नहीं हट सकती। तो देखा मरीम नवाज शरीफ ने कि उसका एक बापर्दा बच्ची है और उसका सर से दुपट्टा सिरक गया, तो वो उन्होंने अपने हाथ से उसका दुपट्टा दुरुस्त कर दिया, जिसको बहुत ज़्यादा सराहा गया। ये एक कोई प्री प्लान काम नहीं ऐसा होता, ये एक इत्तफाकी मामला होता है, लेकिन उस पर जो रद्द अमल होता है वो भी इत्तफाकी ही होता है, उसमें आप ज़्यादा तसन्नो या बनावट नहीं कर सकते। लेकिन क्या किया जाए जी, बहुत सारे लोग इस पे तत्ते तवे पे बैठे हुए हैं। वो जितने मतलब ख़वातीन जिन्होंने ख़ुद कभी ज़िंदगी में सर पे दुपट्टा नहीं रखा होगा, वो सारी की सारी जो नहीं है वो मरीम को पढ़ गई हैं जी, वो हाउ डेयर उसने उसको छुआ क्यों, ये क्यों किया, वो क्यों किया। हालांकि अगर देखा जाए तो फैक्ट ये है कि इस जस्चर से ये चीज़ सामने आती है कि जनाब मरीम सिर्फ वज़ीर आला नहीं है, बल्कि वो अपने सूबे के लिए एक केयरिंग पर्सनैलिटी भी है, अब उनकी मुहाफ़िज़ भी है। तो ये एक जस्चर बनता है बुनियादी तौर पे। अच्छा एक तरफ हमें ये जस्चर नज़र आ रहा है, उसके बाद वो हॉस्पिटल गई, मियो हॉस्पिटल में उन्होंने विज़िट किया, उन्होंने मरीज़ों से मुलाकातें की, उनके मसाइल के हवाले से उनसे पूछा, और वहाँ पर वो बगैर सिक्योरिटी की गई और वो बिल्कुल घिरी हुई थी पब्लिक के हजूम के बीच में, उनके साथ कोई सिक्योरिटी एहलकार नहीं थे, और उन्होंने वहाँ पर जो कुछ उनसे हो सकता था वो उन्होंने किया। फिर वहाँ पर एक मरीज़ के लवाकी ने कहा जी यहाँ पर मस्जिद नहीं है, तो उन्होंने उसी वक्त कहा कि जी हॉस्पिटल के अंदर मस्जिद बनाई जाए ताकि लोग वहाँ पर नमाज़ पढ़ सकें। और एक बच्चे की बाजू टूटी थी, इसी तरह मुख्तलिफ लोगों से वो पूछती रही कि वो कहाँ से आए हैं, उनका क्या मसला है। तो बहरहाल ये अच्छी बात है, उनको विज़िट करने चाहिए, लेकिन एक प्रिंसिपल उनका जो डायरेक्शंस होनी चाहिए वो जैसे कि पूरे सूबे में देखिए जी एमरजेंसी में बिल्कुल कोई दवाई बाज़ार से नहीं आएगी, हर चीज़ जो नहीं है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, और ये उन्होंने जस्चर दिया। एक तरफ हमें ये जस्चर मिल रहे हैं, दूसरी तरफ क्या मिले कि कल इजलास था खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का,
अब जैसे कि पंजाब असम्बली का इजलास हुआ तो जो उसका फर्स्ट सेक्शन था जब जिसमें हलफ उठाया था, उसमें नारेबाजी की गई। वो जो मुस्लिम लीग नून के लोग थे उन्होंने भी नारेबाजी की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में जो शिफ्ट हुए लोग उन्होंने भी नारेबाजी की। ये सियासत है, सियासत में ऐसा होता है, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। और जब आप किसी वाले से बात करते हैं ना कि रवायात हैं किसी इलाके की, एक इस्लामी रवायात होती हैं, एक आपकी इलाकाई रवायात होती हैं, कल्चर होता है, तो अमूमन हम ये देखते हैं कि जो हमारे पश्तून भाई हैं वहाँ पे हमने ये देखा कि औरत का इज़्ज़त और एहतराम बिलाशुबा बहुत ज़्यादा होता है। और हमारे पंजाब में भी ऐसे ही है कि हम देखते हैं कि अगर किसी दो फ़रीक अगर लड़ रहे हैं और किसी एक फ़रीक की औरत सामने आ जाए तो वहाँ पे जो नहीं दूसरी पार्टी रुक जाती है। जो अच्छे वज़ादार लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और लेकिन एक ओवरऑल कल्चर की मैं बात करूँ, वैसे तो छोटे मोटे वाक़यात तो उलट तो होते ही रहते हैं। लेकिन केपी में क्या हुआ कि कल इजलास था तो मुस्लिम लीग नून की एक एमपीए थी सोबिया शाहिद, वहाँ पे नारेबाजी हुई तो उन्होंने वो एक जो साहब बैठे थे उनसे कहा कि अपनी घड़ी मुझे दें। उन्होंने वो घड़ी ऐसे ऐसे लहरानी शुरू कर दी। पीटीआई वाले जो अरकान थे उनका वहाँ पे तो अब एक ह्यूज किस्म की अक्सरियत है पीटीआई के अरकान की, लेकिन वहाँ पे जो हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक था। घड़ियाँ लहराना, नारेबाजी करना, बिल्कुल ये एक रूटीन की बात है। आगे से भी वो नारेबाजी की जा सकती थी, घड़ियाँ लहराई जा, जो भी लोटे घड़ियाँ जो भी लहराई जा सकती, लेकिन वहाँ पे जो सोबिया शाहिद के साथ किया गया वो इंतहाई काबिल एतराज़ था। एक तो उनको वहाँ पे ऐसे अल्फाज में सूबा खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में गालियाँ दी गई जो अल्फाज में यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। और मतलब आप ये देखें कि खातून खड़ी है, उसके इर्द गिर्द मर्द हजरात का जुम है और वो इंतहाई फौश और नंगी गालियाँ उसको दे रहे हैं। और उसके बाद उसके ऊपर आप ये भी ज़रा ऑडियो सुनिएगा, वो सोबिया शायद ने उसके बाद जो मीडिया से गुफ्तगू की उसमें उन्होंने क्या बात बताई। इन लोगों ने मेरे ऊपर जूते भी फेंके, मेरे ऊपर नस्वार भी फेंके, मेरे ऊपर चर्च की जिसके पास जितना जितना चर्च था वो चर्च के ऊपर भी मुझे मारा गया जो जमीन पे पड़ा था और सेक्रेटरी के पास पड़ा है। सिगरेट के डब्बे भी फेंके। तो आपने सुना, ये सोबिया शायद साहब ये बता रही हैं कि वहाँ पर ना सिर्फ उनको गालियाँ दी गई या जो कुछ हमने अभी आपको बताया, उन्होंने कहा कि उनके ऊपर नस्वार फेंकी गई, उनके ऊपर चर्च फेंकी गई, उनके ऊपर लोटे फेंके गए, उनके ऊपर जूते फेंके गए। ये सारा कुछ किया किसने? वो जो जो अब कहते हैं ना हम बड़े खुददार और बड़े गैरतमंद किस्म के पठान हैं, हम तो औरत की इज़्ज़त करते हैं, तो ये इज़्ज़त की उन्होंने आपने औरत की। वैसे माफ़ करना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का कल्चर जिधर भी गया ना उसने मकामी रवायात और कल्चर को तबाही किया। अब देखें ये जो एक मामला, ये दो मैंने आपको पिक्चर्स बताई हैं कि एक सूबे में एक सियासतदान खातून के साथ क्या हो रहा है और दूसरे सूबे में सियासतदान खातून को वज़ीर आला बनाया गया और वो आगे से अपने अवाम को कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। ये एक पिक्चर सी आपके सामने की है। इससे अगली खबर की तरफ आते हैं जनाब। हमने आपसे जो बात की कि जो मैंडेट है वो शिडिंग हो रहा है, ये रिवर्स हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? अभी तक इंतखाबात के बाद जितने हलकों में रिकाउंटिंग हुई है और वहाँ पे पीटीआई अगर जीती हुई थी और रिकाउंटिंग में मुस्लिम लीग नून जीत गई है, ये चीज़ें हमें पहले भी अंदाज़ा था कि बहुत सारी हुई हैं ऐसे, बिलखसूस सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और बिलअमूम पंजाब में भी, कि बहुत सारी जगह पे जो निचला लेवल है वहाँ पर गड़बड़ हुई है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की लेवल पे गड़बड़ हुई है। वो कैसे? वो ऐसे कि जी अब एक वोट हुए, गिनती हुई, फार्म 45 बना, सब ने दस्तखत किए, पार्टियाँ चली गईं, तो वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उसने बदयांती की, उसने वो रिज़ल्ट चेंज करके अपने आरओ को भेज दिया। उन लोगों के जाने के बाद दस्तखत उनके मौजूद हैं, अब उनके ऊपर उसने वो जो भी ओवर राइटिंग की है, जो कुछ भी किया, अब वो रिज़ल्ट अनाउंस हो गया। तो अब वो जो रात को जीता हुआ था वो सुबह हार गया। फिर उन्होंने ये किया कि अब उन्होंने दरख्वास्तें देनी शुरू कर दी। तो अभी तक जितनी जगह पे दरख्वास्त दी है पीएमएलएन ने रिकाउंटिंग की, वहाँ से पीएमएलएन जीत गई है। गुज़िश्ता रोज़ भी एक ऐसा ही एक और मज़ीद सीट आ गई, वो आई जनाब हल्का NA 97 तांदिया वाला फैसलाबाद। वहाँ पे अली गौहर बलोच साहब थे पीएमएलएन की उम्मीदवार, वो हार गए थे गालबन 2000 वोटों से। जब रिकाउंटिंग की है तो वो जीत गए हैं। तो वहाँ पे इसका मतलब है कि गड़बड़ हुई है। तो ये गड़बड़ वाली मामला हमने आपसे पहले भी अर्ज़ की थी कि ये हुई है और इसका बहुत सारी जगह पे नोटिस भी लिया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद ये कोई 10-15 सीटों का फ़र्क कौमी असम्बली में पड़ सकता है इस रिकाउंटिंग के नतीजे में। जो जिस मैंडेट का बहुत शोर मचा रखा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो आहिस्ता आहिस्ता शिडिंग होता जा रहा है, वो सुकड़ता जा रहा है और पता चल रहा है कि नहीं असल में हकीकत ये नहीं थी, असल में हकीकत ये थी। अलबत्ता बयान बहुत ज़्यादा की जा रही है, एक सोची थी जी उनकी,
पता नहीं वो 180 किधर थी। बहरहाल ये है कि अभी तक जो जितनी भी निकल रही हैं वो उन्हीं की तरफ से ग्रुप की हुई सीटें वापस आ रही हैं PMLN को। तो ये एक मामला है। दूसरा फिर जो मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि जी आधी रात वाली वारदात वाली, वो आधी रात वाली क्या वारदात हुई आपको पता ना। अपने आरिफ अलवी साहब डेली वेजेस वाले जो सदर हैं हमारे क्या सदर हैं जी, PTI के सदर हैं, पहले दिन से ही PTI के सदर हैं वो। तो वो नहीं इजलास बुलाते कौमी असम्बली को, और बात ये करते कि जी चूँकि वो ऐवान मुकम्मल नहीं है तो मैं इजलास नहीं बुलाता। तो भाईजान अगर आपका इतना ही असूली मौक़िफ़ था तो आपने वो जो आपकी पार्टी ने फिर KPK असम्बली का इजलास क्यों बुलाया? उधर कौन सा ऐवान मुकम्मल था? इसलिए कि वहाँ पे हुकूमत अपनी बननी थी, तो वहाँ पे इजलास होगा। जहाँ पर आपकी हुकूमत नहीं बननी वहाँ पर इजलास नहीं होगा। सीधी सीधी सी बात है, यही वही चाह रहे थे। लेकिन बहरहाल अब उनको लगता है किसी सियाने बंदे ने रात को समझाया है। अब वो समझाया किस तरीके से है ये फिर आप और मैं अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। बस जिसने भी समझाया बड़ा ठीक करके समझाया कि अलवी साहब ये आपने इजलास तो हो ही जाना है सुबह, लेकिन आपने अगर ये इजलास ना बुलाया तो जनाब ये कहीं आप जब सदारत की मुद्दत आपकी ख़त्म होगी, जो कि अनकरीब ख़त्म होने वाली है, तो कहीं आप आर्टिकल 6 की जद में ना आ जाए। पहले भी आपने आर्टिकल 6 वाली बहुत सारी वारदातें डाली हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि आज चलो जितनी मैंने अड़ी डालनी थी डाल ली। तो आधी रात को उन्होंने सरप्राइज़ ये दिया कि वो हालांकि जो नेशनल असम्बली सेक्रेटरी था वो नोटिफिकेशन कर चुका था कि जी सुबह इजलास है। इस वक्त जब मैं आपसे बात करूँ तो वो इजलास शुरू हो चुका होगा, तो वो नोटिफिकेशन हो चुका था। लेकिन फिर बहरहाल आरिफ अलवी साहब ने वो भी अप्रूव कर दी जनाब वज़ारत कानून की असम्बली की, ठीक है जी सुबह इजलास होगा 10 बजे सुबह इजलास होगा। तो ये जनाब वो कहते हैं कि 100 जूते भी खाना और 100 प्याज भी खाना माज़रत के साथ। तो ये इन्होंने काम किया और आधी रात को इन्होंने जनाब अपनी तरफ से दिया सरप्राइज़। और लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अलवी साहब जो हैं वो जो कुछ उन्होंने 5 सालों में या 5.5 सालों में या 6 सालों में किया है वो उससे बच सकें। अब बस अलवी साहब का इंतज़ार है, बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है, बहुत सारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतज़ार है कि कब ये मौसूफ़ ओहदा सदारत से हटते हैं या हटाए जाते हैं, क्योंकि इन्होंने उस टाइम पर कोई ना कोई अड़चन ज़रूर डालनी है। ये भी मैं आपको बता दूं। तो वो बहुत सारे केसेस उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि जो उनका इस्तिस्ना इस ओहदे से हटने के बाद ख़त्म होगा तो उसके बाद वो केसेस भी उनके हवाले से शुरू हो जाएंगे। उसके साथ ही उनके लिए एक और बुरी खबर भी आ गई गुज़श्ता रात ही, और वही खबर ये आ गई कि जनाब सदर ममलिकत और सेनेट के अरकान के इंतखाब के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी कर दिया है। तो अलवी साहब पता नहीं अब आप ऐवान सदर से कैसे रुखसत होते हैं, सलूट लेकर रुखसत होते हैं या कि उस तरह रुखसत होते हैं जिस तरह खान साहब रुखसत हुए थे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।